नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी टुडे एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं राघव दुबे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आधुनिक भूगोल के युगल संस्थापकों में से एक हमबोल्ट की चर्चा किया था हम लोगों ने। आज हम लोग उन संस्थापक द्वय में से दूसरे प्रतिभाशाली भूगोलवेत्ता जिनका बहुत बड़ा योगदान है भूगोल में, उनकी चर्चा हम लोग आज करने जा रहे हैं और ये भी जर्मन ही हैं। हालांकि उस समय प्रशा साम्राज्य का अंग था ये सब हिस्सा जहाँ ये लोग पढ़े लिखे बड़े हुए। तो दोस्तों, आज हम लोग हमबोल्ट और रीटर के युगल में से दूसरे यानी कार्ल रीटर की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमबोल्ट की पूरी रचना में कहीं भी ईश्वर की बात नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ठीक इसका उल्टा रीटर एक बहुत ही आस्थावान और ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। ये हमबोल्ट की तरह अज्ञेयवादी नहीं थे और इनकी इस विचारधारा का इनके पूरे लेखन पर और पूरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कार्ल रीटर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने हमबोल्ट के बारे में भी जब चर्चा किया था तो कुछ हेडिंग्स के तहत हम लोगों ने चर्चा किया था, वैसे ही हम लोग कार्ल रीटर की भी बात जब करेंगे तो कुछ हेडिंग्स के तहत करेंगे ताकि हम अलग अलग कैटेगराइज कर सकें कि यह उनका योगदान है, यह उनका सामान्य जीवन वृत्त है, यह उनकी मुख्य संकल्पनाएं हैं। तो हमने 5 हेडिंग बनाया हुआ है इसमें। सबसे पहले हम उनके जीवन वृत्त के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर हम उनकी भौगोलिक कृतियां, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने लिखे, उनकी चर्चा करेंगे, फिर हम बात करेंगे भूगोल में उनका योगदान क्या है और उनकी प्रमुख संकल्पनाएं क्या हैं, और फिर हम बात करेंगे कि भूगोल में अध्ययन पद्धति कौन सी अपनाया है रीटर ने। और चूंकि हमबोल्ट और रीटर की बात एक साथ ही जनरली होती है, इसलिए हम रीटर के ही टॉपिक में लास्ट में हमबोल्ट और रीटर में समानताएं और असमानताएं ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी हम दोनों विद्वानों में क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या असमानताएं थी, इसकी चर्चा करेंगे, यानी हम इनकी तुलना करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग, और पहला हेडिंग आप देख रहे होंगे, जीवन वृत्त, यानी हमबोल्ट के जीवन के बारे में 2 शब्द। तो चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, जीवन वृत्त अगर हम देखें रीटर का, तो इनका जन्म 7 अगस्त 1779 को हार्ज की पहाड़ियों के एक गांव मैगडेलबर्ग में हुआ था। इनके पिता एक चिकित्सक थे, लेकिन रीटर का यह दुर्भाग्य रहा कि केवल मात्र 38 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया। उस समय रीटर की उम्र थी 5 साल। दोस्तों, 5 परिवार के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करना और शैक्षणिक व्यवस्था करना इनकी माँ के लिए एक कठिन काम था। इनको घर पर गुड्समुट्स पढ़ाने आया करते थे और इसको सौभाग्य कहिए, रीटर का कहिए या भूगोल का कहिए, कि उसी समय क्रिश्चियन साल्जमान स्टेपेंथल में एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने जा रहे थे।
साल्जमान का ये मानना था कि बिना सोचे समझे चीज़ों को रटने की जो विद्या है या अध्ययन पद्धति है वो ठीक नहीं है। तो ये एक नया प्रयोगात्मक विद्यालय स्थापित करने जा रहे थे। उसके लिए दोस्तों इनको ऐसे विद्यार्थियों की ज़रूरत थी जिन्होंने अभी सांसारिक शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त न की हो, यानी दिमाग एकदम कोरा पटिया की तरह हो जिस पर जो चाहे हम लिख सकें, इस तरह का इनको चाहिए था। गुड्समुट्स जो कि घरेलू अध्यापक थे इनके, वो उसी विद्यालय में अध्यापक भी हो गए थे। उन्होंने रिटर को इंट्रोड्यूस किया और साल्जमान को रिटर बहुत पसंद आए और रिटर और इनके एक भाई को स्कूल में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई और इनको गुड्समुट्स के संरक्षण में रख दिया गया। तो दोस्तों उस समय विद्यालय, अब ये बात आप देख रहे होंगे कि 1785 के आसपास की बातें हैं, ये सब 1784 के आसपास की बातें हैं ये। उस समय दोस्तों विद्यालय थोड़ा सा ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुआ करते थे जहां पर भूदृश्यों की विविधता हो, और ऐसा विद्यालय बच्चों को प्रकृति के तत्वों के आपसी संबंधों को खुद निरीक्षण के द्वारा, प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा या प्रयोग के द्वारा सीखने की अच्छी जगह देते थे। तो वहाँ पर दोस्तों रटने के चक्कर में नहीं स्टूडेंट्स को डाला जाता था। ये होता है कि आप प्रयोगात्मक प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा खुद ही प्रकृति को समझिए, घूम करके देखिए, ये व्यवस्था की गई थी। खासतौर से जो साल्जमान ने स्थापित किया था दोस्तों, ये देखिए क्रिश्चियन साल्जमान, स्टेपेंथल जगह का नाम है जो बहुत महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है गुड्समुट्स। यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, हमने जैसा कि बताया कि वो रटने वाला पाठ्यक्रम का चक्कर नहीं था। यहाँ पर बच्चों से उम्मीद की जाती थी और खुद शिक्षक और टीचर्स भी प्रमोट करते थे बच्चों को कि वो खुद अपना अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान खुद अर्जित करें और उसमें वो उनकी मदद किया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा की जो पद्धति थी वो रूसो और पेस्टलाजी के सिद्धांतों पर आधारित थी। रूसो का तो नाम आपने सुना भी होगा, हाफ्सलाक रूसो जनरली आता है, लेकिन पेस्टलाजी एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे और ये दोस्तों स्विट्जरलैंड के थे। जूरिख में इनकी पैदाइश हुई थी। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा नाम इनका जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी, जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी। पीरियड आप देख सकते हैं 1746 से 1827 के बीच। तो इन लोगों का वही कहना था कि प्रकृति से खुद सीखें हम जा कर के और प्रकृति के तत्वों के आपसी अंतर संबंधों को समझें, हम एक दूसरे के परस्पर अवलंबन को हम समझें, ये नहीं कि बस बैठ के पाठ्यक्रम को हम रटते रहें। तो दोस्तों इस तरह से शुरुआत हुई कार्ल रिटर के शैक्षणिक व्यवस्था की। हार्टसन कहते हैं, हार्टसन अमेरिकी भूगोलवेत्ता, कि रिटर से पहले और रिटर के बाद किसी भी विद्यार्थी को भौगोलिक अध्ययन के लिए इतना बेहतरीन ढंग से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। हार्टसन ऐसा कहते हैं। दोस्तों जब रिटर 16 साल के हुए तो इनका संपर्क फ्रैंकफर्ट के एक व्यापारी जो कि बैंकर थे वास्तव में, बेचमैन हालबैक से हुआ। हालबैक के 2 बेटे थे। उन्हीं को पढ़ाने के लिए हालबैक ने क्या किया, इनसे एक समझौता किया कि आपके विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था हम कर देते हैं, यानी उच्च शिक्षा की व्यवस्था आर्थिक हम कर देते हैं, आप मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं और उनको गाइड करें। तो वहीं फ्रैंकफर्ट में हाल विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना इतिहास, भूगोल, रोमन, ग्रीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, खनिज विज्ञान का अध्ययन किया। हालांकि बाद में हालवे का एक बेटा मर गया, एक बेटे के साथ ये फ्रैंकफर्ट अपना रहे आए जाए। बाद में दोस्तों 1808 में रिटर फिर से स्टेफेंथल आए।
कुछ दिन वहाँ रहे और फिर से ये दोबारा फ्रैंकफर्ट जा कर के एक ग्रामर स्कूल में पढ़ाने लगे। उसके बाद दोस्तों 1820 के आसपास इनको मिलिट्री अकादमी में, चूँकि इतिहास और भूगोल दोनों ये एक साथ पढ़े थे, तो जो पद था उसकी ये रिक्वायरमेंट थी दोनों विषयों में, वहाँ पर इनको नौकरी मिली। और वहीं पर दोस्तों बर्लिन में विल्हेल्म विश्वविद्यालय में इनको अध्यापक की नौकरी मिली और भूगोल में पहला प्रोफेसर का पद सृजित किया गया और उस पर रीटर को 1925 में बैठाया गया। फिर दोस्तों बर्लिन भूगोल परिषद की स्थापना हुई और उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे कार्ल रीटर 1829 के आसपास। और वो थोड़े से अंतराल को अगर छोड़ दें तो लगभग पूरा जीवन वो उसके अध्यक्ष बने रहे। दोस्तों इतने मेधावी प्रतिभाशाली भूगोलवेत्ता का देहावसान 1859 में हुआ। चूँकि हमबोल्ट 10 साल बड़े थे रीटर से, तो 1859 में 3 बड़ी घटनाएं घटी। हमबोल्ट का देहावसान भी 1859 में हुआ, रीटर का भी देहावसान 1859 में हुआ और जीवों के विकास से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी 1859 में ही प्रकाशित हुई। तो दोस्तों ये 3 बड़ी घटनाएं 1859 के बाद अब जो कुछ भी होगा आगे, उसमें उस विकासवादी सिद्धांत का हमेशा कुछ न कुछ फ्लेवर आपको मिलेगा। चाहे आप डेविस की बात करें, आप रैटजेल की बात करें, उसके पहले और उसके बाद के भूगोल के अध्ययन में बहुत बड़ा अंतर आ गया। 1859 का यही महत्व है। हमबोल्ट रीटर की मृत्यु और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन। तो ये दोस्तों एक संक्षिप्त जीवन चक्र रहा कार्ल रीटर का। और अब हम लोग बात करेंगे कि कार्ल रीटर का मुख्य लेखन कार्य जो रहा या कार्ल रीटर की जो मुख्य कृतियां रही भूगोल में, हम लोग अब उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों कार्ल रीटर के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, चूँकि ये हमबोल्ट के साथ आधुनिक भूगोल के संस्थापक हैं, तो इनकी कुछ कृतियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम लोग प्रमुख अभी रचनाएं देखेंगे इनकी। पहले तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि कार्ल रीटर, कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि रीटर एक आर्म चेयर जागरफर थे। आर्म चेयर जागरफर का मतलब होता है कि बिना फील्ड में जाकर सर्वे किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए हम अन्य लोगों की कृतियों को लेकर और उन्हीं को संकलित करके और अपने विचार प्रस्तुत कर दें, उसको आर्म चेयर जागरफर कहा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रीटर ने हमेशा इस बात का खंडन किया और रीटर ने कहा कि आर्म चेयर जागरफर अच्छा जागरफर नहीं होता है। अच्छा जागरफर वो है जो जाकर फील्ड में सर्वे करे, ऑब्जर्वेशंस करे और फिर तत्वों के आपसी अंतर संबंधों को विश्लेषित करे, वो असली जागरफर होता है। तो इन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इस आरोप का हमेशा ही खंडन किया है। दोस्तों रीटर की सबसे पहली मुलाकात जो हमबोल्ट से हुई थी वो हुई थी 1807 में। 1807 में इनकी पहली मुलाकात हुई हमबोल्ट से। उसके पहले रीटर का जो मुख्य
ध्येय था या मुख्य जो केंद्र बिंदु था उनके चिंतन का, वो ऐतिहासिक विकास को समझाना था भूगोल के माध्यम से। यानी ऐतिहासिक घटनाओं को भूगोल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते थे वो। यानी यूं कहें कि ऐतिहासिक लेखन के लिए सामान्य पृष्ठभूमि तैयार करना इनके चिंतन का मुख्य लक्ष्य था। लेकिन 1807 में जब ये मिले हमबोल्ट से, तो उसके बाद भौगोलिक अध्ययन के प्रति इनकी रुचि बढ़ी। और दोस्तों फिर इन्होंने यूरोप का प्रादेशिक भूगोल 2 खंडों में प्रकाशित किया। और दोस्तों उसका लक्ष्य रखा गया था इनका कि उस दोनों पुस्तकों से, जो कि प्रादेशिक अध्ययन पर आधारित थी, यूरोपियन इतिहास को समझने के लिए विद्यार्थियों की मदद करेंगे। ये इनका लक्ष्य था। दोस्तों हमबोल्ट से मिलने के बाद जो 2 किताबें इन्होंने प्रकाशित की यूरोप के प्रादेशिक अध्ययन पर, वो भी विद्वत समुदाय में बहुत ही प्रशंसनीय रही, लोगों ने बहुत प्रशंसा किया। लेकिन इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति, जो आज भी आदरणीय और पूजनीय है भूगोल के विद्यार्थियों के लिए और भूगोल के अध्येताओं के लिए, वो थी अर्धकुंडे। सामने आपके लिखा है। अर्धकुंडे शब्द का अर्थ वैसे होता है पृथ्वी का विज्ञान। तो दोस्तों अर्धकुंडे की जो रचना हुई है, कुल मिला जुलाकर अर्धकुंडे 19 खंडों में है। और ये काफ़ी मोटी मोटी किताबें हैं, स्वस्थ किताबें हैं, ये हजार पृष्ठ की किताबें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखें कि अर्धकुंडे के जो भी इन्होंने संस्करण प्रकाशित किए उसका प्रभाव क्या रहा। थोड़ा सा हम रीडर साहब से मिल भी लें और इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने क्या लिखा। आ जाइए और बताइए रीडर साहब, कैसे हैं आप? I am fine Raghav Bhai, aaj aap morning walk PQ na EAE। हाँ यार, आज वो सुबह मैं नहीं आ पाया। हमारे यहाँ असल में कोरोना काल का कर्फ्यू लगा हुआ है, इसलिए आज मॉर्निंग वॉक में आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। सर अपने कुछ रचनाओं के बारे में बताएंगे? मैंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, अर्धकुंडे, जो भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत यूजफुल है। वेरी गुड, थैंक यू सर। तो दोस्तों 19 खंडों में प्रकाशित यह एक तरह से आपका ग्रंथ बहुत ही पवित्र भूगोल के अध्येताओं के लिए है। इसका पहला खंड जो अफ्रीका से संबंधित था, दूसरा खंड, ये 1817 और 18 में प्रकाशित हुए। दोस्तों इन दोनों खंडों ने इतना ज़्यादा प्रशंसा पाया, इतना ज़्यादा ख्याति पाया कि बर्लिन में सोचिए पूरे जर्मनी का पहला प्रोफेसर का पद रीटर को दिया गया 1820। और दोस्तों जब रीटर को यह पद दिया गया तब से रीटर का पूरा चिंतन ही बदल गया। और अभी तक जो वो इतिहास और भूगोल की पारस्परिकता की बात करते थे या ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक ढंग से विश्लेषित करने की कोशिश करते थे, 1820 के बाद पूर्ण समर्पण के साथ इन्होंने भूगोल के अध्ययन को दिया। और अब इनका मकसद क्या हो गया? भूगोल को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक परिदृष्टि तथा अध्ययन की स्वतंत्र शाखा के रूप में उसके स्वरूप और स्थान को स्पष्ट प्रतिपादित करना, यह लक्ष्य बन गया। यानी भूगोल को क्या किया जाए? पहले तो भूगोल को एक वैज्ञानिक आधार दिया जाए और इसको एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करना, ये रीटर का लक्ष्य बन गया। जब से वो इतने सम्मानित पद पर नियुक्त हुए
तब से उन्होंने पूरा जीवन भूगोल को ही दिया। और दोस्तों फिर से अर्धकुंडे के नए संस्करण का इन्होंने लेखन शुरू किया जो 1922-23 में आया। अर्धकुंडे का दोस्तों 1832 से 38 के बीच में 6 और खंड प्रकाशित हुए और फिर 1838 से 59 के बीच में अन्य 11 खंड जोड़े गए। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत से निबंध और भी बहुत से इस तरह के लेख इन्होंने लिखे, लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उसमें अर्धकुंडे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इनके जो भी भौगोलिक विचार हैं वो सब अर्धकुंडे में ही हैं। और इस अर्धकुंडे की रचना के बाद प्रादेशिक अध्ययन को बहुत बल मिला। दूसरी चीज, ये भ्रम भी इन्होंने तोड़ दिया कि कोई भी भूगोलवेत्ता तभी बन सकता है जब बहुत बड़े क्षेत्र का सर्वे करे, घूमे फिरे, ऑब्जर्वेशंस करे, जैसा कि हमबोल्ट ने किया था। लेकिन रिटर ने क्या किया? पुस्तकालयी ज्ञान के आधार पर और अन्य विद्वानों की कृतियों के आधार पर अपने भूगोल को इन्होंने स्थापित किया। तो दोस्तों ये है कार्ल रिटर की प्रमुख रचनाएं, जिसमें हम 2 रचनाओं पर विशेष फोकस कर रहे हैं। अर्धकुंडे तो एकदम रट जाइएगा आप। एक भौगोलिक अध्ययन है यूरोप का जिसका नाम है एक भौगोलिक ऐतिहासिक एवं सांख्यिकीय चित्रण, और फिर अर्धकुंडे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अर्धकुंडे में इन्होंने 19 खंड में प्रकाशित किया, लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली अफ्रीका, यूरोप और एशिया का ही ये पूर्ण चित्रण और वर्णन कर पाए 19 खंडों में। अन्य क्षेत्र इनसे अछूते रह गए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिकी महाद्वीप है, ये सब उस 19 खंड में समाहित नहीं किए जा सके। और इस विद्वान की मृत्यु, जैसा कि हमने इनके जीवन वृत्त में भी बताया था, 1859 में, और इनके जिनको ये गुरु मानते थे या गुरु समतुल्य मानते थे हमबोल्ट का, उनका भी देहावसान 1859 ही है। और चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन की भी तिथि 1859 ही है। तो दोस्तों अब आगे हम लोग बात करें कि रिटर की प्रमुख संकल्पनाएं और भूगोल में इनका योगदान क्या है। हमने जैसा कहा कि अर्धकुंडे में या अर्धकुंडे को पूरा पढ़ करके हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि यह उनकी मुख्य संकल्पनाएं हैं, और इनकी जो शुरुआती 11 साल की शिक्षा दीक्षा रही साल्जमान और गुड्समुथ के संपर्क में, उसका भी असर रहेगा इनकी संकल्पनाओं पर, जिसके कारण ये पूर्ण रूप से आस्थावान हो गए थे ईश्वर के प्रति, और हर चीज में इन्होंने माना कि ईश्वर की कृति है वो, और ईश्वर एक निश्चित लक्ष्य लेकर चल रहा है। तो हम लोग बात करें रिटर की प्रमुख संकल्पनाएं और भूगोल में उनका योगदान। तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा बात करें कार्ल रिटर की प्रमुख संकल्पनाएं। दोस्तों अर्धकुंडे में इतना ज़्यादा तथ्यों की प्रचुरता है और तथ्य आपस में इतने उलझे हुए हैं कि उनसे कोई स्पष्ट संकल्पना को निकालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर भी बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने गहन अध्ययन करके और रिटर के अर्धकुंडे में से कुछ उनकी भौगोलिक संकल्पनाओं को बाहर निकाला है, जैसे स्मिथेनर वगैरह हैं। तो इनकी जो भी भौगोलिक संकल्पनाएं हैं, एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि उसके ऊपर हमेशा इनके स्कूलिंग का प्रभाव रहेगा। और जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है आपको कि इनको स्पेशली भूगोल के लिए ट्रेंड किया गया था,
नए ढंग के विद्यालय में इनको जो भर्ती कराया गया था, जहाँ पर रूसो और भूल गए शब्द। चलिए मैं बीच में काट दूंगा। देख लीजिए ना बुक से, बुक दे। क्या रूसो और क्या नाम था उसका? कौन सी बुक दे? रूसो और आगे बोल। तो वहाँ पर रूसो और पेस्टोलॉजी के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा दी जाती थी, जिसमें विद्यार्थियों को खुद ही प्रमोट किया जाता था कि वो प्रकृति में जाकर प्रकृति के तत्वों के आपसी अंतर संबंधों को खुद समझें, पाठ को रटें न केवल। तो इसका प्रभाव तो हमेशा रहेगा ही रीडर पर। अब वहाँ पर जो अध्ययन की विधि थी वो क्या था? दृश्य से अदृश्य की ओर। दृश्य का मतलब क्या है? दृश्य मतलब जो दिखता है आपको, पर्वत दिख रहा है आपको, पठार दिख रहा है, मैदान दिख रहा है, घने वन दिख रहे हैं, घास के मैदान दिख रहे हैं, झरने, नदियाँ, समुद्र सब दिख रहा है, ये दृश्य है। इससे हम कहाँ जाना चाहते हैं? अदृश्य की ओर। अदृश्य का मतलब है गॉड। तो वहाँ पर सिद्धांत क्या था? अदृश्य से दृश्य से यानी प्रकृति से अदृश्य ईश्वर की ओर जाना, दृश्य से अदृश्य की ओर ले जाना, अर्थात प्रकृति जो कि दृश्य है के माध्यम से ईश्वर से परिचय कराना। और साल्जमान मानते थे कि प्रकृति का हर तत्व एक ईश्वर का संकेत है। साल्जमान प्रकृति को ईश्वरीय रहस्य की कुंजी मानते थे तथा प्रकृति के विभिन्न रूपों को ईश्वर के विभिन्न संकेतों के रूप में देखते थे। मतलब एक पर्वत है, कहीं पर स्थित है तो उसका एक विशेष मतलब है। अगर कहीं पर सघन वन है तो उसका कोई एक विशेष मतलब है। इसी को यहाँ पर कहा गया है कि प्रकृति के विभिन्न रूपों को ईश्वर के विभिन्न संकेतों के रूप में देखते थे। अब रीडर पर भी इन सारी चीजों का प्रभाव तो पड़ेगा ही, और यही कारण है कि रीडर भी क्या हुए? प्रकृति में ही ईश्वर को ढूंढने लगे, और यहीं से उनका ईश्वर सोदेश्यवादी विचारधारा पनपी है। यानी ईश्वर ने प्रकृति को एक विशेष उद्देश्य से बनाया है, मशीनीकृत नहीं है ये सब कुछ। एक सोचा, एक पर्पज है, एक लक्ष्य है, और ईश्वर ने उसी लक्ष्य को सोच करके ये सब कुछ बनाया है। तो ये तो परिस्थितियां थी जिसमें इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो अगर हम इनके मुख्य संकल्पनाओं को देखें तो आप देख रहे हैं, पहला है जीवंत समष्टि या ऑर्गेनिक होल की संकल्पना। दोस्तों आपको याद होगा हमबोल्ट भी इसको मानते थे और रीडर भी इसको मानते हैं। तो रीडर क्या मानते हैं कि प्रकृति एक ऑर्गेनिक होल है, ऑर्गेनिक सजीव इकाई है। सजीव इकाई का मतलब सजीव का क्या होता है? आपस में एक अंतर संबंध होता है उसके अन्य अंगों में। हमारे हाथ का संबंध है हमारे शरीर से, हमारे बाल का, नाखून का, दांत का, कान का, सबका संबंध है, चाहे वो सर्कुलेटरी माध्यम से हो चाहे रेस्पिरेटरी माध्यम से हो। हमारे हर अंग भले अलग अलग दिख रहे हैं कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो
इसी को हमबोल्ट भी मानते थे कि प्रकृति क्या है, एक जीवंत समष्टि है, ऑर्गेनिक होल है, और इसके हर अंग क्या हैं, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। इस विविधता में ईश्वर की सुविचारित योजना है। ये जो प्रकृति में विविधता पैदा की गई है, ईश्वर ने कुछ सोचकर ऐसा किया है। ये रीडर मानते हैं, हमबोल्ट नहीं मानेंगे, वो तो सब कुछ वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं। ईश्वर अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना यानी मानव को विभिन्न रूपों में विकसित होते हुए देखना चाहता है। देखिए अफ्रीका के लोग कैसे दिखते हैं, अमेरिका के लोग कैसे दिखते हैं, चाइनीज़ लोग कैसे दिखते हैं, भारतीय लोग कैसे दिखते हैं। तो ये क्या है, हमारे परिवेश का प्रभाव है हमारे ऊपर। वही ये कह रहे हैं कि ईश्वर क्या चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना यानी मनुष्य को विभिन्न रूपों में विकसित होते हुए देखना चाहता है। तो मनुष्य विभिन्न रूपों में कैसे विकसित होगा, जब प्रकृति अलग अलग जगहों पर विविधतापूर्ण होगी, तभी तो विभिन्न रूपों में ये विकसित होगा। इस प्रकार रीटर का दृष्टिकोण क्या हो गया, स्वदेश्यवादी है। स्वदेश्य उद्देश्य है इसका टेलियोलॉजिकल, अर्थात ईश्वर ने विशेष उद्देश्य, क्या विशेष उद्देश्य है ईश्वर का, मानव को विभिन्न रूपों में विकसित करना। इसी दृष्टिकोण से सृष्टि की रचना की गई है तथा उसमें विविधता प्रदान की गई है। ईश्वर ने ऐसा किया है। दोस्तों अगर थोड़ा गहराई से आप देखें तो इसमें एक नियतिवादी दृष्टिकोण भी झलक रहा है। यानी अगर मनुष्य को विविध रूप में विकसित करना है तो वहाँ का पर्यावरण विविध बनाना पड़ेगा हमको, यानी पर्यावरण ही मनुष्य को विविधता दे रहा है। तो ये एक नियतिवादी संकल्पना की तरफ रुझान है। अब रीटर हमबोल्ट की तरह ही प्रकृति को परस्पर समायोजित तत्वों से बनी जीवंत समग्र इकाई के रूप में देखते हैं। और ये इनकी जो संकल्पना है दोस्तों, वो कांट के दर्शन पर आधारित थी। रीटर का कहना है कि पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों, स्थलाकृतियों तथा संघटों के बारे में विचार करने से पहले इस मूलभूत सत्य को जान लेना चाहिए कि पृथ्वी का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है। भाई मनुष्य नहीं होता या नहीं था तब भी पृथ्वी तो थी ना, तो उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसका मनुष्य के होने या न होने से कोई संबंध नहीं है। तो उसके अपने कुछ रूल्स भी रहे होंगे। जब मनुष्य नहीं भी होगा तो तत्वों में आपसी संबंध वाला मामला ये तो मनुष्य के न होने पर भी रहा होगा। तो वही ये कह रहे हैं कि पृथ्वी का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। वह एक स्वायत्त और समायोजित इकाई है जो सतत विकासमान है और विकास की इस प्रक्रिया में निरंतर यह क्या हो रही है, उत्तमता की ओर बढ़ रही है और बेटरमेंट की ओर बढ़ रही है। ये रीडर मान रहे हैं। ये स्वदेश्यवादी संकल्पना का ही दोस्तों प्रभाव है इनके ऊपर। अब डिकिंसन कह रहे हैं, डिकिंसन कि पृथ्वी की भिन्न भिन्न क्षेत्रीय इकाइयों की समग्रता तथा उनके समायोजित स्वरूप की अवधारणा के प्रति रीटर का जो आकर्षण है वो हमबोल्ट के लानोस के अध्ययन और स्टेप्स प्रदेश के अध्ययन से प्रेरित है, ये डिकिंसन कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों वैज्ञानिकों को कहा जाए कि आप जरा सा इसका विश्लेषण करिए तो विश्लेषण कैसा होगा, विश्लेषण हमबोल्ट का तो वैज्ञानिक विश्लेषण होगा, वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित होगा, तर्कपूर्ण विमर्श पर आधारित होगा और अनुभव सिद्ध पर आधारित होगा। लेकिन जब रीडर से कहा जाएगा कि आप इसको विश्लेषित करिए तो वो क्या कहेंगे कि चूंकि
भगवान ऐसा चाह रहा है इसलिए ऐसा है, यानी शुद्ध रूप से धार्मिक विश्लेषण उनका हो जाएगा। दोस्तों, एक बड़े भूगोलवेत्ता हैं, अमेरिकन हैं, दोस्तों हार्टशोर्न का कहना है कि 3 ऐसी चीजें हैं जिसका विश्लेषण वैज्ञानिक आधार पर रीडर नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उनको क्रिश्चियनिटी के धार्मिक दर्शन की ओर जाना पड़ा। जैसे ब्रह्मांड में पृथ्वी का सर्वथा अनूठा स्वरूप है, इसको विज्ञान की मदद से सिद्ध नहीं किया जा सकता। ईश्वर की अनुपम कृति के रूप में पृथ्वी का मनुष्य के पर्यावास के रूप में विद्यमान होना, और तीसरा है पृथ्वी के भिन्न भिन्न भूखंडों की भौतिक संरचना में निहित व्यापक विविधता। ये 3 तथ्य ऐसे हैं दोस्तों जिसको वैज्ञानिक ढंग से रीडर विश्लेषित नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, धार्मिक दर्शन की ओर झुक गए ताकि इनका भी विश्लेषण किया जा सके। भाई रीटर का कहना है कि जिस तरह से आत्मा के लिए हमारे शरीर की रचना हुई है, उसी प्रकार से पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है। तो ये है दोस्तों जीवंत समष्टि का सिद्धांत कहिए, इसको संकल्पना कहिए, जो हमबोल्ट भी मानते हैं और रीटर भी मानते हैं। दोस्तों दूसरी संकल्पना जो रीटर से हम लोगों ने निकाला है वो है ऐतिहासिक विवेचन की संकल्पना। रीटर का यह कहना है कि किसी भी क्षेत्र का जो स्वरूप है आज, वो हमेशा वैसा ही नहीं था और न भविष्य में वैसा ही रहेगा। यानी किसी क्षेत्र का स्वरूप प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से या मानवीय प्रक्रियाओं के माध्यम से परिवर्तित होता रहता है। यानी ऐतिहासिक विवेचन भी ये किसी क्षेत्र का करना चाहते थे। ऐतिहासिक विवेचन का मतलब है कि किसी क्षेत्र का स्वरूप जो आज है भूतकाल में वैसा ही नहीं था और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा, और इस स्वरूप को कौन बदलेगा, तो मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा या प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ये बदल सकता है। अगली संकल्पना है दोस्तों मानव केंद्रित अध्ययन, एंथ्रोपोसेंट्रिक स्टडी। दोस्तों भूगोल का जो लक्ष्य है, रीटर कह रहे हैं कि भूगोल का लक्ष्य है किसी क्षेत्र का समग्र अध्ययन करना मानव कल्याण की दृष्टि से, क्योंकि हर क्षेत्र में जो विशिष्टता है और वहाँ पर जो मानव समुदाय रहता है, इन दोनों में ईश्वर ने एक सामंजस्य, सुंदर सामंजस्य बनाया हुआ है। तो इनकी संकल्पना यह भी है कि इनके अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है, मानव है, यानी मानव कल्याण की दृष्टि से ही अध्ययन किया जाना चाहिए। ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा, दोस्तों इसकी चर्चा हमने अभी अभी किया था कि ईश्वर एक विशेष उद्देश्य लेकर के चल रहा है, उसी विशेष उद्देश्य से उसने पृथ्वी, मनुष्य सबको बनाया है और उसी उद्देश्य के हिसाब से हम लोग इसका अध्ययन भी करें और ईश्वर का क्या उद्देश्य है उसी का रहस्योद्घाटन करना भूगोल का एक काम है। दोस्तों पांचवा इनका जो संकल्पना है वो है प्रादेशिक अध्ययन। हालांकि दोस्तों जो रीटर की पहली बुक थी यूरोप पर, वह क्रमबद्ध
भूगोल के रूप में लिखी गई थी। अब क्रमबद्ध भूगोल क्या है और प्रादेशिक भूगोल क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसमें अंतर समझ लें। जैसे आप लोग जो भौतिक भूगोल पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, उसमें आप जैसे तापमान पढ़ रहे हैं तो पूरे ग्लोब पर तापमान का वितरण, अगर आप मिट्टी पढ़ रहे हैं तो पूरे ग्लोब पर मिट्टियों का वितरण, या वायु दाब की पेटियां पढ़ रहे हैं तो पूरे ग्लोब पर वायु दबाव का वितरण। यानी किसी एक तत्व को जब पूरे ग्लोब पर या पूरे विश्व में उसके वितरण का अध्ययन करते हैं आप, या उसके गुणों का अध्ययन करते हैं आप, तो आप क्रमबद्ध भूगोल पढ़ रहे होते हैं। और जरा अब इंडियन ज्योग्राफी पे कोई किताब पलटिए, उसमें क्या है, एक क्षेत्र ले लिया गया है भारत, और अब उसके भारत के बारे में हर चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। मिट्टी भी पढ़ेंगे, वनस्पति भी पढ़ेंगे, जनसंख्या भी, नगरीकरण, उद्योग, खनिज, भौतिक, मानसून वगैरह। तो जब किसी एक क्षेत्र को लेकर उसका समग्र अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। तो हालांकि कभी भी यह घोषणा नहीं किया है रीडर ने कि हम प्रादेशिक भूगोल ही पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्रमबद्ध भूगोल को भी उतना ही महत्व दिया, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों आकर के एक द्वैत पैदा हो गया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम्बोल्ट का अध्ययन जो था वह क्रमबद्ध अध्ययन था, जबकि रीडर का अध्ययन एक प्रादेशिक अध्ययन है। और ये प्राकृतिक प्रदेशों में बांटकर किसी क्षेत्र को और उसका संपूर्ण अध्ययन करते थे। प्राकृतिक प्रदेशों को बांटते समय ध्यान रखिएगा कि राजनैतिक सीमाओं को कभी इन्होंने ध्यान नहीं रखा, यानी प्राकृतिक सीमाएं ही प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन की आधार होती हैं, वो चाहे 2 देश में पड़े, 3 देश में पड़े, राजनैतिक सीमाओं से उसका कोई संबंध नहीं है। और इस प्रादेशिक अध्ययन को लैंडर कुंडे प्राकृतिक प्रदेश इसका अर्थ होता है, नाम से इन्होंने संबोधित किया है। तो ये है दोस्तों प्रमुख संकल्पनाएं कार्ल रीडर की। आगे हम लोग अब बात करेंगे कि कार्ल रीडर की अध्ययन पद्धति क्या थी। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कार्ल रीडर की अध्ययन की विधि क्या थी, अध्ययन की पद्धति क्या थी। तो दोस्तों सबसे पहला जो अध्ययन का इनका मेथड था वो है आनुभविक विधि, प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित। और रीडर का ये मानना है कि आप फील्ड में जाएं, सर्वे करें, और ये कहते हैं कि पृथ्वी के नियमों को हमें खुद पृथ्वी से ही पूछना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित आनुभविक विधि को ये बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। अब आप कहेंगे कि भाई इन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, इस तरह का कोई भी एडवेंचरस कार्य इन्होंने तो किया ही नहीं। तो दोस्तों करना अलग बात है और उसको सैद्धांतिक रूप में मानना अलग बात है। खुद मानते हैं ये रीडर कि हमने जो कुछ भी भूगोल में लिखा है, पढ़ा है, या जो भी सिद्धांत हमने निकालने की कोशिश किया है, अर्धकुंडे में जो भी कुछ हमने लिखा, वो सब कुछ अन्य विद्वानों के आंकड़ों पर आधारित हैं। हाँ, उन आंकड़ों को संग्रहित करके हमने और उसमें से सामान्य नियमों को निकालने की कोशिश किया है, लेकिन आर्म चेयर जागरफर के ये कभी समर्थक नहीं रहे। हालांकि बहुत से विद्वान मानते हैं कि आर्म चेयर जागरफर ही इनको माना जाए, क्योंकि इन्होंने तो फील्ड में जाकर कुछ सर्वे किया नहीं, लेकिन इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आर्म चेयर जागरफर अच्छी चीज़ है। इन्होंने हमेशा कहा कि विद्वानों को, भूगोलवेताओं को कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए या प्रकृति में आपसी संबंधों को समझने के लिए फील्ड में जाकर के सर्वे करना चाहिए, अनुभव पर आधारित ही उनको निष्कर्ष निकालने चाहिए। तो इनकी विधि दोस्तों आनुभविक विधि है, यानी इम्पीरिकल मेथड है। दूसरी बात, इनका जो ज्ञान का तरीका है वो इंडक्टिव मेथड पर आधारित है, आगमनात्मक
विधि। दोस्तों जब हम हमबोल्ट पर क्लास ले रहे थे तो वहाँ भी हमने यही बात कही थी कि ये भी आनुभविक आगमनात्मक विधि को मानते हैं किसी भी निष्कर्ष के लिए। अब आप कहें कि अनुभविक आगमनात्मक उनका भी था और अनुभविक आगमनात्मक इनका भी है, ये है क्या? तो इसको थोड़ा क्लैरिटी से समझ लें आप। जब हम विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम निकालने की कोशिश करते हैं, फिर से समझिए, विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। जैसे समुद्र से दूर स्थल खंड पर जाने पर तापांतर बढ़ता जाता है, यह एक सामान्य नियम हमने बोला, बढ़ता जाता है मतलब कहीं भी ऐसा ही होगा। तो ये कहाँ से ये रिजल्ट आया, ये सामान्य नियम हमने कहाँ से निकाला? तो भाई एक बार हम बम्बई से दूर हट के देखें, चेन्नई से दूर हट के देखें, महाद्वीप में अंदर कलकत्ता से दूर हट के देखें, हमने कई बार यही प्रोसेस किया और बार बार जब रिजल्ट एक ही आया तो हमने एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया, क्या कि समुद्र से दूर हटने पर महाद्वीप पर तापांतर बढ़ता है। तो हमने विशिष्ट उदाहरणों से, चेन्नई वाला उदाहरण, मुंबई वाला उदाहरण, कलकत्ता वाला उदाहरण, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियमों का प्रतिपादन, यही आगमनात्मक विधि कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम अमेजन बेसिन में गए, वहाँ पर हमने देखा कि ये तापमान है, ये वर्षा है और यहाँ पर वनस्पतियाँ सदाबहार हैं। फिर हम कांगो बेसिन में जा कर के देखे कि यहाँ भी तापमान और आर्द्रता उसी तरह की है और वनस्पतियाँ सदाबहार हैं। फिर हम इंडोनेशिया में द्वीपों पर जा कर के देखे कि तापमान और आर्द्रता वैसी ही है और वनस्पतियाँ सदाबहार है। अब 3 जगह हमने एक ही चीज़ देखा तो हमने एक निष्कर्ष क्या निकाला कि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान और आर्द्रता का यह कॉम्बिनेशन पाया जाता है, उन क्षेत्रों में सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहले हमने विशिष्ट उदाहरण दिए कि अमेजन में भी यही मिला हमको, कांगो बेसिन में भी यही मिला हमको और इंडोनेशिया में भी यही मिला, इसलिए अब हमेशा ऐसा ही होगा। यह एक सामान्य नियम हमने बनाया। अब दूसरा इसका उल्टा होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। ये इंडक्टिव है, दूसरा डिडक्टिव निगमनात्मक होता है। उसमें क्या होता है, हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं एक कि जहां पर तापमान और आर्द्रता का ये कॉम्बिनेशन होता है वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। हमने सामान्य नियम पहले ही बोल दिया और अब हम आपको ले जाके कहें कि देखिए अमेजन बेसिन में वही तापमान और आर्द्रता है तो पाया जा रहा है ना। कांगो बेसिन में हम आपको ले गए, फिर हमने कहा देखिए यहाँ तापमान और आर्द्रता का वही कॉम्बिनेशन है तो पाया जा रहा है ना, इसलिए मेरा नियम सही है। यानी हमने एक सामान्य नियम पहले ही बना दिया और 1-2 विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से हमने उसको प्रूफ करा दिया। जैसे मान लीजिए कि तापमान की ही बात करें कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर तापमान आपके क्षोभमंडल में घटता है, अगर ऐसा आप कह रहे हैं, घटता है, ये एक सामान्य नियम है। अब हमने इलाहाबाद के ऊपर उठ करके देखा कि हाँ हर किलोमीटर पर तापमान घट रहा है 6.5 डिग्री। फिर हमने कलकत्ता के ऊपर देखा, फिर चेन्नई के ऊपर देखा और हमने कहा कि भाई देखियो हम तो बोल रहे थे ना कि हमारा सामान्य नियम है, और उस सामान्य नियम को हमने प्रूफ कर दिया 3-4 उदाहरणों से। इसका उल्टा इंडक्टिव में हम क्या करते हैं कि हम पहले ये देखते कि कई जगह ऊपर जाने पर तापमान कम हो रहा है और फिर हम एक सामान्य नियम बनाते कि ऊपर जाने पर तापमान घटता है क्षोभमंडल में। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव का दोस्तों अंतर है। इंडक्टिव में पहले विशिष्ट उदाहरणों को खोजा जाता है या विशिष्ट उदाहरण दिखाए जाते हैं और फिर एक सामान्य नियम बना दिया जाता है, और डिडक्टिव में सामान्य नियम पहले बना दिया जाता है और उसको एक आध उदाहरणों से हम पुष्ट कर देते हैं बस। तो हमबोल्ट और रिटर दोनों ही आनुभविक और आगमनात्मक विधि के समर्थक थे, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब दोस्तों तीसरी इनकी विधि है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि का मतलब होता है कि 2 क्षेत्रों की तुलना करिए, जैसे सवाना की हम और स्टेप्स की तुलना कर सकते हैं, 2 घास के मैदानों की।
कंपेयर करें और इस कंपैरिजन के आधार पर ही तत्वों की आपसी अंतरक्रिया और एक दूसरे पर निर्भरता समझ में आती है। तुलनात्मक भूगोल की जहाँ तक बात है तो विविध तथ्यों के कार्य कारण संबंधों को समझने के लिए आवश्यक होता है। अर्धकुंडे का जो रीटर का ग्रंथ है उसका उपशीर्षक ही था सामान्य तुलनात्मक भूगोल। तो दो क्षेत्रों की तुलना करते हैं और फिर हम कार्य कारण संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक विधि इनकी ऐतिहासिक विधि है। ऐतिहासिक विधि का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र का वर्णन जब करना हो तो उसके केवल एक वर्तमान स्वरूप को देख करके हम नहीं समझ सकते हैं उसको, क्योंकि ये कहते हैं कि किसी निश्चित समय पर किसी क्षेत्र का स्वरूप क्या होता है, एक फोटो है, कैमरे से लिया गया एक फोटो एक विशेष समय पर, लेकिन जब तक उसके पीछे की फोटो और आगे की फोटो को मिलाएं न हम, तब तक पूरी तरह तत्वों का आपसी अंतर संबंध समझने में दिक्कत होगी, हम ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐतिहासिक विधि को भी ये बराबर का महत्व देते हैं। और दोस्तों, मानचित्रण कार्टोग्राफिक विधि को भी बहुत महत्व देते थे ये, क्योंकि यूरोप के आर्थिक और जो प्राकृतिक तथ्यों को समझाने के लिए इन्होंने खुद 6 मानचित्रों का प्रकाशन किया था। तो मानचित्रों के माध्यम से प्रदर्शन को भी ये बहुत महत्व देते थे। तो ये मुख्य हैं आपकी कार्ल रिटर की अध्ययन पद्धति। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अभी तक जो चल रहा था, कार्ल रिटर का हम लोगों ने सामान्य जीवन परिचय देखा, उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हम लोगों ने देखा, फिर उनकी महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हम लोगों ने देखा और उनके द्वारा प्रयोग की गई महत्वपूर्ण विधियां और पद्धति हम लोगों ने देखा। और पिछले क्लास में हमने हम्बोल्ट के बारे में बात किया था। तो अब चूंकि रीटर खत्म होने जा रहे हैं आगे, तो हम लोग हम्बोल्ट और रीटर दोनों को पढ़ चुके हैं अब, इसलिए हम दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने रखेंगे कि हम्बोल्ट और रीटर में क्या क्या समानताएं थीं और क्या क्या उन दोनों में विषमताएं थीं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले समानताओं के बारे में और फिर हम बात करेंगे विषमताओं के बारे में।